नेक्स्ट जो अगला अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम। सो स्वतंत्रता का अधिकार। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी आर द टू राइट्स दैट आर द मोस्ट एसेंशियल टू एनी डेमोक्रेसी। सो समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए किसी भी लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए ये मोस्ट एसेंशियल, ये दो अधिकार ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि यू कैन नॉट थिंक ऑफ वन विदाउट थिंकिंग ऑफ द अदर। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट, चिंतन की आज़ादी, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आज़ादी, एंड एक्शन कार्य की आज़ादी। However, it does not mean that freedom to do anything that one desires or likes. If that were to be permitted, then a large number of people will not be able to enjoy their freedom. Therefore, freedoms are defined in such a manner that every person will enjoy her freedom without threatening the freedom of others and without endangering the law and order situation. सो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो फ्रीडम टू, आपको फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो मन में आ रहा है, आपको जो पसंद है, आप कुछ भी करें, एनीथिंग जो आपको पसंद है, ऐसा अधिकार ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में दूसरे लोगों का फ्रीडम अफेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट कि मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है और मैं चाहना स्टार्ट कर दूं कि मैं आपको गाली देना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे को तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बट जब मैं आपको गाली दे रहा हूँ तो मैं आपकी जो स्वतंत्रता का अधिकार है कि आपको बिना गाली सुने, आपको इज्जत से जीना है, बिना किसी गाली सुने आपको जीना, उस अधिकार का हनन हो रहा। मैं कर दूं कि मैं रोड पे चलता रहूँगा और पत्थर फेंकते हुए रोड पे जाता रहूँगा, तो ये मेरा तो मन कर रहा है, मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं कुछ भी करूं। बट इससे क्या है कि आप रोड पे चलने लायक नहीं बनेंगे और आपका भी अधिकार है कि उस रोड पे आप स्वतंत्र होकर चल सके। तो स्वतंत्रता का अधिकार, मैं ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका फ्रीडम किसी दूसरे के फ्रीडम को थ्रेटन, खतरे में नहीं कर सकता, या किसी दूसरे के या लॉ एंड ऑर्डर को इंडेंजर नहीं कर सकता, खतरे में नहीं डाल सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है आपके स्वतंत्रता के अधिकार पे। ना इसके अंदर आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट्स टू फ्रीडम, जो राइट स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो सबसे पहला अधिकार है, जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। No citizen can be denied his or her life except by the procedure as laid down under the law. Similarly, no one can be denied his or her personal liberty. So कोई भी व्यक्ति, no citizen can be denied his or her life, उसके जीवन को डिनाई नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द लॉ। तो जो कानून के तहत अगर कुछ प्रोसीजर लेट डाउन किए गए हैं उसके तहत उनके लाइफ को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, उनके डिनाई किया जा सकता है, बट वो कानून पालने के बिना कानून पाले नहीं किया जा सकता। एंड नो वन कैन बी डिनाइड हिज और पर्सनल लिबर्टी, और किसी के पर्सनल लिबर्टी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स, जैसे इसका एक मीनिंग ये है कि नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, सरकार अरेस्ट नहीं कर सकती अनलेस अनटिल उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है वो बताया जाए। एंड इफ अरेस्टेड, और अगर वो व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है, ग्राउंड्स उसको बताया जा रहा है और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाता है, तो ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। उस व्यक्ति को अधिकार है डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। वो अपनी मर्जी के लॉयर को वो रखेगा। ऐसा नहीं कि सरकार बोले कि नहीं आपको ये जो कम बोलने वाला, ये जो हकला लॉयर है, सॉरी आई शुड नॉट से इट्स टैमरिंग इज़ ए प्रॉब्लम टू मेनी चिल्ड्रन, बट आई एम सेइंग, या फिर कोई ऐसा लॉयर है जो नहीं जान रहा, जो आपके केस को अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाएगा, तो आपको ऐसे लॉयर के साथ सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि आपको इसी को रखेंगे। एक्चुअली आपको अपना लॉयर, चॉइस का लॉयर रखने के आपके पास पूरा अधिकार है। ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पीपल टू टेक प्लेस दैट मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक that person to the nearest magistrate within 24 hours, and the magistrate who is not part of the police will decide whether the arrest is justified or not। और पुलिस को आप अगर आपको अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस को आपको एक नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ले जाना ही है, मैंडेटरी है। यह पुलिस को बाध्य करती है कि आपको एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक न्यायाधीश के सामने पेश करे।
एंड ये मजिस्ट्रेट जो होगा ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पुलिस, ही विल नॉट बी नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस। ये पुलिस सिस्टम का न्यायाधीश नहीं हो सकता। इट कैन बी, और वो न्यायाधीश डिसाइड करेगा कि आपका जो अरेस्ट है वो एक्चुअली में जस्टिफाइड है या नहीं है, उचित है या नहीं है गिरफ्तार। सो दिस राइट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू ए गारंटी अगेंस्ट टेकिंग अवे एन इंडिविजुअल्स लाइफ बट हैज़ वाइडर एप्लीकेशन। सो इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध की गारंटी नहीं है, ठीक है, बट इसका दायरा और भी वाइडर है, व्यापक है। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। सो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय ऐसे आए हैं जो इस राइट जो है, इस अधिकार का जो दायरा है, स्कोप है, वो काफ़ी एक्सपैंड किया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। ये राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, सो मानव को एक्चुअली मानवीय गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड शोषण से मुक्त। सो दिस राइट में ये सब निहित है, ये इंक्लूडेड है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। आश्रय और आजीविका इज, वो भी राइट टू शेल्टर एंड livelihood is also included in the right to life, because no person can live without the means of living, that is means of livelihood. So आजीविका नहीं होगा तो कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, और अगर कोई जी भी रहा किसी तरीके से तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ये राइट टू लाइफ हमारे फंडामेंटल राइट है कि हमें राइट टू लिवलीहुड है, हमें एक बेसिक तरीके से आजीविका आजीविका पाने की और एक आश्रय पाने का हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस अधिकारों को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक समझने की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निवारक नज़रबंदी। So ordinarily a person would be arrested after he or she has reportedly committed some offense. जनरली सामान्यतः कोई व्यक्ति तभी अरेस्ट किया जाता है जब वो कोई ऑफेंस करता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। बट ऐसा होता है कभी कभी कि ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट ही और सी इज लाइकली टू इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटी एंड इम्प्रिजन फॉर सम टाइम विदाउट फॉलोइंग द एबव मेंशन्ड प्रोसीजर। सो कभी कभी सरकार को एक आशंका होती है कि यह व्यक्ति कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी, जो गैर कानूनी कार्य है, उसमें इंगेज होने वाला है, और उसके आधार पे भी उसको अरेस्ट कर लेती है, उस आशंका के आधार पे अरेस्ट कर लेते हैं। एंड दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसी को निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट ए पर्सन कैन बी ए थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक खतरा है, और टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, और राष्ट्र की शांति और सुरक्षा। सो थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, शांति और सुरक्षा को खतरा है किसी व्यक्ति से, तो वो सरकार उस व्यक्ति को डिटेन कर सकती है या अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। बट दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ्स, और इस तरह के जो डिटेंशन है जो आशंका के आधार पर की हुई है, इसको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ही किया जा सकता है। आफ्टर 3 मंथ्स सच ए केस इज ब्रॉट बिफोर एन एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिव्यू, और 3 महीने के बाद उसको एक जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, सलाहकार बोर्ड होता है, उसके समक्ष रिव्यू के लिए लाया जाता है। On the face of it, preventive detention looks like an effective tool in the hands of the government to deal with antisocial elements and subversives. So ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक बहुत ही कारगर टूल है ना, सरकार के हाथों में एक बहुत ही कारगर टूल है। किसके लिए? कि ताकि जो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है ना, और जो राष्ट्र विरोधी सबवर्सिव्स हैं, इनके खिलाफ सरकार को डील करने में ये एक बहुत ही कारगर टूल है। बट एक्चुअली में ये दिख ऐसा रहा, बट दिस प्रोविजन हैज़ ऑफन बिन मिसयूज्ड, ये बहुत बार सरकार के द्वारा मिसयूज़ की गई है। एंड मैनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफ गार्ड, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि इस लॉ के खिलाफ ग्रेटर सेफ गार्ड की ज़रूरत है, सो दैट इसका मिसयूज़ अगेंस्ट द पीपल फॉर रीजन्स अदर दैन विच आर रियली जस्टिफाइड। सो जो लोगों के खिलाफ जो मिसयूज़ हो रहा वो ना हो सके, या कम से कम हो सके, या ना ही हो सके। इनफैक्ट देयर इज ए क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ
एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोविज़न ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार, और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर कुछ आंदोलन करना चाह रहे हैं पीसफुली तरीके से, आप अपनी वक्तव्य रखना चाह रहे हैं, आप कोई कार्टूनिस्ट है जो सरकार के अगेंस्ट कोई कार्टून बना देता है न्यूज़पेपर में, या सरकार के अगेंस्ट कुछ गाना गा रहा है या कुछ कविता पढ़ रहा है या कुछ विचार फैला रहा, जो शायद देश को तोड़ने के लिए नहीं है बट उसका अपना विचार है। हो सकता है कि सरकार में जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो सरकार है, वो जो राय रखती हो, जनता के 100% जनता के राय उससे सहमत नहीं हो और जनता अपना विरोध उसको रख सकती है। दैट्स द रीज़न देयर इज एन अपोजिशन इन द डेमोक्रेसी, बट इट्स नॉट द लीडर्स ओनली, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट में बैठे, सिर्फ उनको ही नहीं, एज नागरिक हमें भी अधिकार है कि हम अपने मन के विरोध को हम एक सही तरीके से, पीसफुल तरीके से हम जायज़ कर हम बाहर निकाल सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बट ऐसे में सरकार को कभी कभी डर होता है कि ये बातें फैलेगी और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए या सरकार को गिरने का खतरा, या पॉलिटिकल पार्टी को वोट आने का खतरा है, वोट कम जाने का खतरा है, क्योंकि ये एक समाज में हमारे खिलाफ माहौल बना सकता है। तो सरकार ऐसे केसेस में अरेस्ट करती आई हुई है, बहुत बार अरेस्ट किया है इंडिया में, और कि कुछ और क्लॉजेज में फंसा कर कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट कि ये देश की शांति की या सुरक्षा को खतरा है, ऐसे करके। सो दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग आउट कि बहुत फाइन बैलेंस की ज़रूरत है और इसका बहुत बार सरकारों ने मिसयूज़ किया है। नाउ अदर फ्रीडम्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यू कैन सी दैट under the right to freedom there are other rights as well. These rights however are not absolute. Each of these is subject to restrictions imposed by गवर्नमेंट। सो बाकी जो इसके और भी राइट्स हैं फ्रीडम में, बट ये सारे कोई निरंकुश नहीं है, इस पर देर आर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार इस पर कुछ कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन सच एज पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी एट्सेट्रा। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फ्रीडम टू असेंबल टू इज टू बी एक्सरसाइज्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो जो सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है वो भी यह शर्त पे है कि वो शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के साथ किया जाए। द गवर्नमेंट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज डिक्लेयरिंग असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन एंड एज ऑन लॉफुल। कभी कभी सरकारें 5 या उससे ज़्यादा लोगों का एक साथ जमा करने पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। सच पावर्स कैन बी ईजिली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बट इसका जहाँ तक इसका यूज़ भी होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत बार जो प्रशासन है उसका मिसयूज़ भी करती है। एंड द जेन्यून प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल में भी डिनाइड परमिशन। जो मैं जैसा मैंने अभी आपको बता रहा था कि अगर आप सरकार के किसी नीति या पॉलिसी के अगेंस्ट जेन्यून प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी सरकार ऐसी चीज़ों को कभी कभी प्रिवेंटिव डिटेंशन या ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा के उसको तोड़ने का कोशिश करती है। हाउएवर इफ़ द पीपल आर अवेयर एंड विजिलेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क है, अवेयर एंड विजिलेंट है, तो इन दिस रिगार्ड to their rights and choose to protest against such acts of administration, such misuse becomes rare. So that is the reason आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ 11th-12th के बच्चों को नहीं, ये लाइफ टाइम समझने की ज़रूरत है। और जो हमारे अन्य फ्रेंड्स हैं जो ये देख रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप जागरूकता के लिए देख रहे हैं, आपको इन अधिकारों को डिटेल में समझना बहुत ही ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड मेरा ये ध्येय भी यही है कि मैं इन चीज़ों को आप लोगों को तक पहुंचा सकूं, समझा सकूं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ सम मेंबर्स हैड एक्सप्रेस्ड देयर डिससैटिस्फैक्शन अबाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स। तो संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने पर अपना असंतोष जताया था। सो दैट वाज डिस्कस्ड दैट टाइम ऑल्सो। नो, राइट टू एक्यूज्ड, आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। So our constitution ensures that a person accused of various offences, जो व्यक्ति और की कुछ चीज़ों में ऑफेंसेस में जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जिन पे आरोप लगा हुआ है, उनके भी अधिकारों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिर्फ आरोपी हैं, ठीक है।
एंड इनफैक्ट जब वो कन्विक्ट भी बन जाते हैं तो भी उनके कुछ अधिकार हैं बाद में, अगर उनको सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, सज़ा मिलती है, तब भी उनके कुछ अधिकार हैं, जेल के अंदर भी उनके कुछ अधिकार हैं. सो वेरी ब्यूटीफुल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इन सब चीज़ों को एक माला की तरह बहुत अच्छे से सुंदर से पिरो कर बनाया गया. बस हम अपने, अगर आप अपने संविधान को जितना पढ़ेंगे आपको उनसे उतना ही प्यार हो जाएगा, और देन यू विल रियलाइज़ कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो बहुत ही टॉलरेंस थे. So we often tend to believe that anyone who is charged with some offense is guilty. जनरली ये हम ऐसा बिलीव करते हैं, मान लेते हैं कि जिस पे कोई चार्ज लगा है, पुलिस ने कोई चार्ज लगाया है, उसको हम गिल्टी मान लेते हैं. However, no one is guilty unless the court has found that the person is guilty of that offense. So जब तक कोर्ट नहीं पता कर लेता, कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि ये दोषी है, कोर्ट जब तक उसको दोषी नहीं ठहराता है उस कानून, उस ऑफेंस का, तब तक वो व्यक्ति दोषी एक्चुअली में नहीं है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ. सो कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, अगर उस पर कोई आरोप लगा है, एक्यूज्ड है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सफिशेंट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए. एंड टू एंश्योर ए फेयर ट्रायल्स इन द कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स. तो संविधान ने 3 और अधिकार दिए हैं, सो दैट जो ट्रायल्स हो उनका एक सही तरीके से हो सके, निष्पक्ष तरीके से हो सके. नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. सो कोई भी व्यक्ति एक गलती के लिए एक से अधिक बार पनिश नहीं किया जा सकता. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर आपने सपोज दैट नोट, आपने या फिर किसी व्यक्ति ने सपोज दैट एक बार पॉकेट मारी कर लिया, अब पॉकेट मारी कर लिया, उसको एक बार जेल हो गया. अब जेल से जब बाहर आया, वो व्यक्ति अच्छा नागरिक बनना चाह रहा, वो कुछ करना चाह रहा, अचानक सरकार को एक दिन मन में आया कि अरे भाई इसने तो पॉकेट मारी की थी, इसको जेल में डाल दो. फिर उससे उसको केस चलाया, फिर से जेल चला गया. फिर व्यक्ति बाहर निकला, अपना सज़ा काट कर पूरा बाहर निकला, फिर वो कुछ दिन बाद कोई काम में व्यस्त है, या सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ कहीं भी वो है, या किसी कार्य में अपना व्यस्त है, निजी काम में व्यस्त है. अचानक सरकार को लगा कि अरे यार इसने तो पॉकेट मारी की थी, इसको तो केस चला के जेल में बंद कर दिया, उस पर केस चला जाए. सो इससे आप रियलाइज़ करेंगे कि एक व्यक्ति गलती एक बार किया और वो अनलिमिटेड टाइम जेल जा रहा, वो कभी भी जेल जा सकता है. तो जिस व्यक्ति ने एक बार कोई क्राइम कर दिया, वो आजीवन इस डर में ही जीता रहेगा कि मैं कभी भी जेल जा सकता हूँ, कब जेल चला जाऊँगा, कब जेल चला जाऊँगा. तो वो व्यक्ति का आराम, सुकून, चैन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम टेंशन में रहेगा. सो इसलिए सरकार, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ये है कि कोई भी व्यक्ति एक पनिशमेंट, एक गलती के लिए, वन ऑफेंस के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए उसको एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता. हाँ, अगर वो फिर से पॉकेट मारी करता है, एक नया क्राइम कर लेता है, क्योंकि अब नए फिर से पॉकेट मारी कर लिया, देन अगेन ही कैन बी चार्ज, एंड दिस इज द सेकंड टाइम, इट्स ए नेक्स्ट क्राइम. अगर थर्ड टाइम क्राइम करता है, अगेन ही कैन चार्ज, बट द सेम क्राइम कि उसने एक बार पॉकेट मारी की थी, उसके लिए वो 4 बार पनिशमेंट नहीं ले सकता. नाउ आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा 2 मिनट और, कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट ये थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि कब आप ऐसा फिर इसको आप ऐसा कंफ्यूज मत होइए कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक सज़ा सुना दिया, उसने पॉकेट मारी की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुना दिया, बट देन देयर इज़ ए टाइम, और उस टाइम में उसने एक अपील का टाइम होता है, और उसने अपील कर लिया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसको सज़ा को माफ़ कर दिया. एंड अगेन उसका अपील का टाइम, इसमें सरकार ने उस पर अपील कर दिया और मैटर चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको सज़ा सुना दिया. तो आप देख रहे हैं कि कभी सज़ा सुना दिया जा रहा है, कभी माफ़ कर दिया जा रहा है, कभी सज़ा सुना दिया जा रहा है. तो एक ही व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सज़ा मिल रहा है. इस सज़ा नहीं, अलग अलग नहीं काउंट होगा, क्योंकि वो बार बार जेल नहीं जा रहा, बार बार उसकी सज़ा स्टार्ट नहीं हो रही है. एक्चुअली उसको जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सज़ा दिया, देन ही हैड द टाइम ऑफ अपील, उसमें उसने अपील कर लिया, तो वो सेम ऑफेंस कंटिन्यू कर रहा, सेम प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहा, वो उसका पनिशमेंट अभी उस पर लागू नहीं हुआ, तो वो हाई कोर्ट चला गया. हाई कोर्ट के बाद फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो अभी तक उस पर वो लागू ही नहीं हुआ है वो पनिशमेंट. तो अभी इसको 3 पनिशमेंट नहीं कर सकते. इसका पनिशमेंट तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट आ गए तब, या फिर किसी व्यक्ति का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दे दिया, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, दोनों साइड में से कोई भी पक्ष हाई कोर्ट नहीं गए, मैटर खत्म हो गई, या हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, जहाँ पे मैटर खत्म हो गई, लास्ट अपील खत्म हो गया, उसके बाद अपील का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद उसने सज़ा काट लिया, उसके बाद से दोबारा काउंट नहीं, दोबारा सेम गलती के लिए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती.
I hope I have made it clear to you. You could have understand what I wanted to say. Now, second right is that no law shall declare any action or as illegal from a back date. कोई भी कानून बैक डेट से इलीगल नहीं हो सकता, अदरवाइज फिर बंदा हमेशा ज़िंदगी में डरता रहेगा कि, और इसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है कि सरकार चाहेगी तो जो चीज़ सपोज दैट एक व्यक्ति ने पॉकेट मार किया और आज पॉकेट मारी किया, उसको सज़ा हुई या सपोज दैट कि वो सरकार के विपक्ष में, ठीक है, और उसने किसी का पॉकेट मार लिया, वो सरकार के विपक्ष, तो सरकार का अभी कानून है कि पॉकेट मारा, सपोज दैट आई एम जस्ट गिविंग, जब कानून है कि जो इसने पॉकेट मारी उसको 10 दिन की जेल होगी, सपोज दैट। तो सरकार को लगे अरे यार इसने एक गलती कर दिया है, पॉकेट तो उसने मार लिया और ये हमारे विपक्ष में ये भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन रहा, तो हम एक नया रूल लाते हैं और बना देते हैं, एक नया कानून लाते हैं और बना देते हैं कि जिसने भी कभी लाइफ में पॉकेट मारी की पहले, आज से 10 साल पहले भी या दोस्त, वो जिसने भी पॉकेट मारी की उसकी सज़ा आजीवन कारावास होगा। तो इट कैन नॉट बी डन। आज से हो सकती है, कानून आज से लागू है, आज से आजीवन कारावास का सज़ा का प्रावधान आप कर सकते हैं, बट बैक डेटेड नहीं कर सकते। पुराने डेट पे जब क्राइम घटी, जिस दिन क्राइम घटी, जिस वक्त क्राइम घटी, उस समय जो कानून एप्लीकेबल था उसका ट्रायल उसी कानून के तहत होगा और उसको उतने ही सज़ा मिलेगी जितने उस ट्रायल में लिखी हुई, उस समय जो लॉ था, उस समय जो लॉ चल रही थी उसमें जितना लिखा होता। बाद में आप कोई कानून बैक डेटेड बनाकर पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये इलीगल है। एंड नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और ये तो एक कॉन्साइंस की बात है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, अपने विरुद्ध, खुद के लिए साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ही कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। यस, आपने देखा होगा कि पुलिस उससे पूछताछ करती है, सवाल जवाब करती है, कोर्ट में वो अपनी खुद अपनी कबूल कर लेता है, बट उसका खुद कबूल कर लेना इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर गिविंग पनिशमेंट, ठीक है। और पुलिस उसकी जो खुद की बयान उसमें दे उससे, यस, उस कबूल करने पे पुलिस उसके सर्कमस्टांशियल एविडेंस से साक्ष्य जमा करती है और उसको कोरिलेट करके कोर्ट में दिखाती है कि ये जो कबूल कर रहा है वो एक्चुअली में सही है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस इस चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये तो उसके बेसिस पे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे उसको पनिशमेंट मिलता है, बट खुद के अगेंस्ट आपको क्राइम एविडेंस देने के लिए, कोई साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डीएनए टेस्ट या नार्को टेस्ट जो इंडिया में होती है, जिसको आप लोग सच्चाई का टेस्ट कर सकते हैं, सो ऑल दिस जो लाई डिटेक्शन टेस्ट जिसको लाई डिटेक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, सो ऑल दिस टेस्ट आर एक्चुअली डिबेटेबल एंड देयर आर सर्टेन व्यू पॉइंट्स टू एंड अगेंस्ट, बट स्टिल अभी भी ये सारी टेस्ट आप जब भी देते हैं तो आपसे पूछा जाता है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर आप मना कर दे तो आप नहीं दे सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन इफ्स एंड बट्स एंड कोर्ट्स के तरीके हैं उसको दिलवाने के, बट आपके मोर और लेस इट इज़ लाइक दैट कि आप खुद के अगेंस्ट अपना साक्ष्य नहीं दे सकते।